ठंडी हवाएं, सौंधी खुशबू, लाता है तेरा सावन, आहा, कभी मेरा सावन देखना। ठंडी हवाएं, सौंधी खुशबू, लाता है तेरा सावन, कभी मेरा सावन देखना। इसलिए मैंने हमेशा कविता को सीधा सीधा सुनाना ज्यादा ठीक समझा। जैसे एक मेरा पुराना गीत है, उसमें एक पंक्तियां थी कि प्रेम को प्रेम लिखती, दिन को वो दीन लिखती। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट शो जिसका नाम है मनोज मक्खंदर टॉक शो। आज जो मेहमान हमारे बीच आने वाले हैं उन्हीं के गीत से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। फुर्सत की रातों में हम संदूक संभाला करते, सभी पुराने खत पढ़कर यादों का उजाला करते। उसने सीधे सरल भाव से लिखा होगा फिर भी एक ही बात के जाने कितने अर्थ निकाला करते। चाबी गुम है तार से तुम संदूक मेरा खुलवा दो, मुझे वो चिट्ठी लौटा दो, मुझे वो चिट्ठी लौटा दो। ए दूरभाष की सुविधाओं, मुझे वो चिट्ठी लौटा दो, मुझे वो चिट्ठी लौटा दो। आज मैं बात कर रहा हूँ ऐसे गीतकार की जो देश हो या विदेश सभी भारतीयों के दिलों पर दस्तक देते हैं। आज उनकी दस्तक आज हमारे टॉक शो पर है। मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूं क्योंकि वो मेरे ही शहर के रहने वाले हैं। आज हम स्वागत करते हैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से कवि रमेश शर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत है। द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो। नमस्कार रमेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले रमेश जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने विशुद्ध गीतों से मंचों पर बिना किसी टोटके के जो एक प्रतिमान स्थापित किया है उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैंने अलग से विकसित किया हो ऐसा नहीं है, ये शायद मेरे स्वभाव का ही हिस्सा है। और एक मेरी मान्यता ये भी थी कि कविता जैसी चीज, शुद्ध चीज को जो ईश्वर ने दी है, उसे मैं बहला फुसला के किसी लतीफे की आड़ में, किसी लफ्फा जी की आड़ में सुनाऊं तो मुझे ऐसा लगता था कि कविता का अपमान होगा। इसलिए मैंने हमेशा कविता को सीधा सीधा सुनाना ज़्यादा ठीक समझा, ताकि मुझे आत्मसंतोष होता कि मुझे ठीक है किसी और से कम तालियां मिली हो, लेकिन जितनी भी तालियां मिली वो कविता की वजह से मिली। तो ये मेरी मान्यता शुरू से रही कि कविता के साथ मैं कोई शरारत नहीं करूँगा, कोई बदमाशी नहीं करूँगा, लोगों को सीधी कविता सुनाऊँगा। हालांकि मेरे उस समय के कुछ मित्र थे, वो कहते थे कि आप कुछ टोट के सीखिए। रमेश जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो प्रतीक आपके गीतों में मिलता है, जो विषय आप चुनते हैं, वो पहले देखा जाए तो शैलेंद्र जी या आज के ज़माने में बात करें तो गुलजार साहब उसका इस्तेमाल करते हैं और बिना किसी औपचारिकता के। तो इस बारे में ज़रा कुछ बताइए, आपका क्या कहना है? शब्द तो खैर वही है, शब्द तो कुछ नया नहीं, लेकिन शुरू से स्वभाव था कि सभी के साथ शामिल होकर किसी को दिखाई ना पड़ूं। इसके बजाय ये है कि जैसा भी हूं मैं अलग सा कुछ मन में था मेरा। तो मैंने हमेशा कोशिश की कि कोई भी बात, कई बार एक एक गीत बहुत दिनों तक चलता रहता तो मुझे कोई कह देता कर यार ये पंक्ति तो फला जैसी है, तो उस पंक्ति को हमेशा मैंने हटा दी फिर। अच्छा। हाँ, और चाहे कितना ही परिश्रम करना पड़ा, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं कोई अलग सी लाऊं जिसका कोई ये ना कहे कि यार ये तो फला जैसी है या ढिमका जैसी है। तो ये कोशिश तो मेरी शुरू से रही है कि मैं बात को नए तरीके से कहूँ, अलग ढंग से कहूँ, और लोगों को लगे करे हाँ यार ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। जबकि आप देखो भाव, पक्ष और विषय और जीवन की दैनंदिन घटनाएं तो वो की वही है, होता वो का वही है, लेकिन मैंने अपनी दृष्टि से उसे देखने की कोशिश की कि मैं किसी नई दृष्टि से देख के उस बात को कहूँ। चाहे वो परिवार हो, चाहे प्रेम हो, चाहे सुंदरता हो, श्रृंगार हो। तो मेरा प्रयास रहा है, और कभी सफल भी हुआ, असफल भी हुआ होगा, उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हुआ भी होगा। कुछ ऐसा हुआ होगा कि मैंने सोचा कि मैंने लिखा है, लेकिन हो सकता है वैसा किसी ने पहले लिख चुका हो, लेकिन मैंने कोशिश की कि मेरे को पता चला कि मेरे जैसा मतलब वैसा नहीं लिखा गया है। इसलिए पूरी कोशिश करता था मैं। आप जब भी अलग करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये डर हमेशा रहता है कि ये चीज़ चलेगी कि नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं असफलता तो ना हो जाए। हाँ, नए प्रयोग से कविता के मामले में कई बार हास्य का पात्र बनने की संभावना भी बनी रहती है कि पता नहीं कि आप भावावेश में आके कोई ऐसा प्रयोग कर लो कि लोग हंसे करें, बात को किस तरह से करें।
जैसे एक मेरा पुराना गीत है, उसमें एक पंक्तियां थी कि प्रेम को प्रेम लिखती, दिन को वो दीन लिखती, जीना हुआ है मुश्किल अब तुम बीन लिखती। तो मेरे एक वरिष्ठ जो कवि थे उदयपुर के पास के, उन्होंने कहा ये क्या मूर्खता है, क्या मतलब है इसका, ऐसा। और आप आश्चर्य करेंगे, उन्हीं पंक्तियों ने मुझे अलग से यश भी दिलवाया। कई लोगों ने शाबाशी दी कि यार ये बात आप दिमाग में ले कैसे आए, और जबकि मुझे आसानी से, मैं चाहता था कोई सरल सी बात हो और अलग सी ऐसी बात हो, पहले लिखी ना गई हो, ये सोच करके मैंने उसे लिखा था। बहुत अच्छा। मैं आप ही के शहर का रहने वाला हूं और मैं आपको बहुत करीब से जानता भी हूं। कई काव्य गोष्ठियों में जो शहर में हम आयोजित करते थे उनमें साथ हमेशा रहते थे। एक बात मेरे मन में हमेशा रहती है कि जो मुकाम आज आपने हासिल किया वो आपको बहुत देर से मिला। नहीं, मैं जब चला तो मैंने कोई लक्ष्य पे दृष्टि नहीं रखी कि मुझे वहाँ पहुँचना है, और मुझे मालूम है मैं ऐसा लक्ष्य पे दृष्टि रखता तो मुझे हो सकता कई ऐसे समझौते या अपने मन के खिलाफ कहीं जाना पड़ता। तो न तो मैंने यश को लेके, न धन को लेके, न तालियों को लेके कभी ये लक्ष्य रखा कि नहीं मुझे वहाँ तक तो पहुँचना ही है। मैं ईश्वर को साक्षी मान के अपना काम करता रहा। जितने अवसर मुझे मिलते गए उन अवसरों पर मैं प्रस्तुत होता रहा। मुझे इसी क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में ही बहुत अच्छे अच्छे वरिष्ठ लोग मिले, साथ खड़े रहे और उचित मार्गदर्शन भी करते रहे और उचित अवसर भी दिलवाते रहे। ऐसे बहुत से वरिष्ठ कवि हैं। अच्छा, बहुत खूब। एक बात और मेरे जहन में है कि आप काव्य गोष्ठी जो हम आयोजित करते थे शहर में, वहाँ भी उपस्थित रहते थे, और कवि सम्मेलन के जो बहुत बड़े मंच होते हैं, कभी इन दोनों चीज़ों में आपने मतभेद नहीं रखा, दोनों को एक ही भाव से आपने देखा। तो कभी आपके ख्याल नहीं आया कि मैं अब बहुत बड़ा कवि बन गया हूँ? मैं तो ये समझता हूँ कि मैं कहीं भी चला जाऊँ, अपने शहर की, अपने चाहने वालों की, अपने जो 4 वो गोष्ठी के साथ है जिन्होंने मुझे 4000 तक पहुँचाया, 4 लाख तक पहुँचाया, वही 4 लोग तो हैं। तो मैं हमेशा उनको आदर देता हूँ और अपने शहर के लिखने वालों का, सबका सम्मान करता हूँ। जितना भी बन पड़ता है, अगर संभव होता है और मैं शहर में होता हूँ, तो कार्यक्रम किसी भी स्तर का हो, स्तर से मेरा मतलब संख्या की दृष्टि से कैसा भी हो, मैं निश्चित रूप से वहाँ जाता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे शहर के लोगों का भी अधिकार है, मैं उनका आप एक प्रकार से शहर की संपत्ति हो गए। हाँ, एक तरह से मैं शहर की संपत्ति हूँ। क्या बात है। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि चूंकि आपका स्वभाव बहुत सरल है और आपके भाव बहुत डिफरेंट है, बातों से भी लगता है आपकी, तो कभी जो रमेश शर्मा जी आज हमारे बीच बैठे हैं और जो रमेश शर्मा जी ने बचपन जिया, क्या वो उस समय भी आपके यही स्वभाव और यही भाव रहे? मेरे ही जैसा बुरा या मेरे से भी बहुत बुरा बचपन मैंने बिताते कई लोगों को देखा है, पर मेरा सौभाग्य है कि ईश्वर ने मुझे एक क्षमता दी कि उसे मैं व्यक्त करने के लिए कविता लिख सकता हूँ। लेकिन मेरे से भी बहुत बुरे दिन निकालते लोग भी मैंने देखे और उनको कविता की समझ भी नहीं है, कविता लिखते भी नहीं है। तो मैं ये कह के गौरवान्वित हूँ साहब, मैंने बड़ा कठिन जीवन जिया। कई लोगों की कहानियाँ, बड़े लोगों की कहानियाँ होती है। तो बस बात यह है कि आपकी वो जो पीड़ा झेलने की, तकलीफ देखने की कहानी, आप बड़े आदमी हो गए इसलिए बड़ी हो गई। हाँ, लेकिन मैं जानता हूँ कई लोगों की जीवन में वो कठिन समय जाता ही नहीं है, पूरी उम्र बना रहता है। तो मैं तो ईश्वर का, अपने चाहने वालों का, मेरे लिए दुआएं करने वालों का एहसानमंद हूँ कि मैं वहाँ हूँ, अपनी बात कह सकता हूँ। मैं अपनी गरीबी की, मैंने 4 आंसू रोए तो 40 बता के मैंने प्रस्तुत कर दिए। ये क्षमता ईश्वर ने दी। क्या बात है। तो कई लोगों ने जीवन मुझसे भी बुरा बिताया है, इसलिए उसका वर्णन तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। क्योंकि मेरे कहने का मतलब है कि आपका जो स्कूल का समय रहा, उस दौरान कुछ आपके मन में इस तरह के भाव जगे कि आप काव्य पाठ करें या फिर लेखन में जाएं? एक मनुष्य स्वभाव रहता तो ये कि वो 4 लोगों को दिखाई पड़े, भले वो किसी क्षेत्र में हो। कोई शरारत करके करेगा, कोई लतीफा सुना के, कोई अच्छा कबड्डी खेल के, कोई अच्छा फुटबॉल खेल के, कोई अच्छा खो खो खेल के, कोई अच्छी पढ़ाई करके, मतलब हर आदमी दृष्टि में आने का तो एक मनुष्य सामान्य स्वभाव होता है। तो मैं जब छोटा था तो उस जमाने में शनिवार की सभा होती थी आधे पीरियड के, मतलब स्कूल के आधे समय के बाद। तो उस समय बच्चों से पूछ के नाम लिखे जाते थे कि भाई आज शनिवार है, आज तुमको कुछ न कुछ बोलना है। तो उत्साहित बच्चे जो होते थे वो तो अपना नाम लिखवाते थे। कुछ लोगों को अध्यापक खुद प्रेरित करके कि भाई तुमको बोलना है, तुम भले कुछ भी बोलना, 4 पंक्ति बोल देना। तो उसमें कई बार बच्चे आदर्श वाक्य बोल दिया,
या कहीं से कोई पढ़ी हुई कहानी बोल दी। अच्छा वो जमाना भी वो था जब दादियाँ कहानियाँ सुनाया करती थी, माँ से बच्चे फरमाइश करते थे कि मामा कहानी सुनाओ, या मामा जी आए तो मामा जी कोई किस्सा सुना रहे हैं। तो वो दौर ऐसा था, तो बच्चों को कहानियाँ भी मालूम थी है। तो मुझे गाने वाने का शौक था उस समय जैसा भी। तो उस दौर में जो फिल्मी गीत हुआ करते थे, मैं वो सुनाने के लिए तो करे नहीं फिल्मी गीत नहीं, लेकिन फिर वो क्यों, फिल्मी गीत से क्या दिक्कत थी? उस समय फिल्मी गीतों को लेके ये था कि मतलब ठीक नहीं मानते थे उसको, कि ठीक नहीं है बच्चों के, 8वीं 7वीं का बच्चा 5वीं का बच्चा फिल्मी गीत। फिर वो पूछ लेते थे कौन सा सुनाओगे, तो वो सुनने के बाद कोई ये गीत तो हाँ चलो ये ठीक है, नहीं होता तो नहीं ये गीत नहीं होगा। तो उसमें फिर कुछ भी चुन के कोई ठीक सा गीत, तो भाई इतने लोगों को नजर आए तो बड़े सावधान की मुद्रा में खड़े होके अपना 2-4 मिनट जो भी सुना दिया करते थे। लेकिन कविता उस समय दूर दूर तक कहीं थी नहीं। तो वहां से आपकी रचनात्मक गतिविधियों में प्रवेश हुआ? हाँ ये था कि जैसे उस समय रेडियो सुनने का बड़ा जमाना था। अच्छा, रेडियो सुनने का। लोग वाग दिन भर रेडियो, तो आखिर कहीं न कहीं वो आप समझो कि कैसे भी सही धीरे धीरे कोई चीजें आपके बिना जाने भी आपके अंदर प्रवेश करती रहती है। वो जमाना था कहानी किस्सों का, जिस जमाने में चंदा मामा पराग इस तरह की कहानियों की किताबें थी। तो उस समय में ये बहुत सारे उपन्यास पढ़े जाते थे, कहानियां पढ़ी जाती थी। तो मैंने भी खूब लोगों को पढ़ा। ये क्या, तो धीरे धीरे अंदर अंदर कहीं कहीं ये सारे दृश्य, और कुछ भोगे हुए दृश्य, कुछ कहानियों के दृश्य, कुछ सामाजिक उपन्यास पढ़े उसके दृश्य, किसी न किसी कहानी का दृश्य, कुछ जीवन में जो चलता रहा, वो सारा मिश्रित होके और मेरे अंदर गीत की प्रतिभा शायद रही होगी। तो मैंने यूं तुकबाजी करनी शुरू की। तो तुकबाजी शुरू की तो गाने के लिए तो कोई अवसर था नहीं, तो गोष्ठियों में कोई ये सुना दिया, तो वहाँ जो सराहना मिली उससे मुझे लगा कि हाँ मैं लिख सकता हूँ। लेकिन मंचों का मुझे कुछ पता नहीं था कि कवि सम्मेलनों में जाया जाता है, वहाँ लोग सुनते हैं, धन भी मिलता है, यश भी मिलता है, ये मुझे कतई पता नहीं था। तो रमेश जी, जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे दर्शक हैं, वो भी जानना चाहेंगे कि जो रमेश शर्मा जी को लोकप्रियता मिली, वो पहला मंच कौन सा था जहाँ से आप पूरे देश में छा गए? मैं यूँ तो नहीं कहता कि वहाँ से प्रसिद्धि मिली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसकी भूमिका बनी, वो भूमिका का पात्र रहा। हाँ वो भूमिका बनी कि लगा हाँ, मुझे भी आत्मविश्वास आएगा, अरे हाँ मैं कुछ सुनाऊं तो लोग सुनेंगे, ये आत्मविश्वास आया। तो बहुत पहले की बात है, राजस्थान के ही किसी कार्यक्रम में सुरेंद्र जी शर्मा जो हास्य के बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने मुझे राजस्थान के किसी कवि सम्मेलन में सुना। एक छोटा सा कवि सम्मेलन था, उसमें वो भी थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम तो लाल किला कवि सम्मेलन में आओ। तो वो शायद 2005 का समय था। तो 2005 के उन्हीं के प्रयास से मैं लाल किला कवि सम्मेलन में शामिल किया गया। और मुझे पता नहीं था कि लोग मुझे सुनेंगे, पता नहीं हूट करेंगे। अपार भीड़ थी उस समय, तो लाल किला कवि सम्मेलन खूब भीड़ हुआ करती थी। 30-35 कवि होते होंगे उस समय उसमें? हाँ, संख्या में 30-35 कवि उस समय होते थे, शायद अभी भी होते हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है। लाल किले का कवि सम्मेलन पटना उस समय बहुत बड़ा कवि माना जाता था। वो उस समय ये था कि पूरे देश की निगाह रहती थी कि लाल किला कवि सम्मेलन में कौन कौन गए, अच्छा किसे सुना गया, क्या क्या रहा। तो उससे एकदम बात फैल जाती थी कि यार कौन है ये, तो लोग उसे ढूंढते थे कि यार फलाना कवि उसने बहुत अच्छा पढ़ा। ये तो उससे कई लोगों का सफर वहां से शुरू होता था। तो मैं समझता हूँ उस समय ये दूसरी चीजें नहीं थी, उस समय मोबाइल वगैरह का इतना विस्तार नहीं था, उतना नहीं था। तो उस समय मुझे थोड़ा सा मौखिक लोगों ने एक दूसरे से चर्चा करके, और फिर उसके बाद मेरे कार्यक्रमों की संख्या भी बढ़ी, लोग मुझे पहचानने भी लगे। और जहाँ तक भी आया, जो भी सफर है ये सफर है मेरा। तो फिर उस कार्यक्रम में आपने क्या सुनाया? उस समय एक मेरा गीत था, प्रिय गाँव मेरे तू चल, तेरे शहर में क्या धरा है, वहाँ बोली में है शहर, यहाँ बोतलों में भरा है। ये गीत उस समय सुनाया। तो मतलब आपकी तो फिर वंशमोर हुई होगी। कितनी देर तक काव्य पाठ किया आपने वहाँ? क्योंकि वहाँ तो क्या 30-35 कवि होते हैं संचालक सहित, तो वो एक लिमिट समय उनका रहता है, 3 मिनट 4 मिनट कह देते हैं अलग से, वो कोई आप लंबा नहीं खींचेगा, इतने लोग हैं सभी को पढ़ना है। लेकिन संयोग की बात देखिए, मैंने जब ये गीत सुनाया तो जनता ने भी और पीछे जो कुछ कवि थे उन्होंने भी कहा नहीं इनको छोड़कर इनको एक आध गीत और सुनाया जाए। अच्छा, तो शायद फिर मैंने एक गीत, तो मुझे ध्यान आ रहा है, दो एक गीत मैंने और। तो 3 गीत आपने पहली बार में ही लाल किले पर सुना दिए? तो बड़े मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है, कुछ और लोगों के लिए भी कहते 3 गीत वहां तो इतना समय देते ही नहीं है। लेकिन मैंने देखा है कि उसके बाद भी जैसे कुछ लोग कभी आते हैं तो ऐसी घटना और भी कुछ के साथ घटती फिर मैंने देखी है कि कभी कोई सुन लिया जाए तो इस समय की उसको भंग करके उसके 2-1 गीत सुन लिए जाते हैं। तो ये मेरे साथ भी हुआ। क्या बात है। और उसी का कारण था कि उस समय की यात्रा एक तरह से शुरू हो गई, लोग पहचानने लगे।
मैं जानना चाहूंगा आपसे कि खासतौर से हमारे सभी दर्शक और हमारे जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनमें भी ये जिज्ञासा है कि वो 3 गीतों में से कौन सा गीत आज आप हमें सुनाने वाले हैं। उसमें ये था कि लड़की बड़े शहर की रहने वाली है, महानगर की रहने वाली है, लड़का छोटे से गांव का रहने वाला है। उसे शहर में अच्छा नहीं लगता, लड़की को गांव में अच्छा नहीं लगता। तो लड़का शहर में जाकर जो उसे समझाता है कि मेरा गांव तेरे शहर से किस तरह से अच्छा है और किस किस तरह से अच्छा है, ये इस गीत का मूल विषय था। और ये मैंने लाल किले के कवि सम्मेलन से क्या बात है। तो ये गीत वो था, प्रिय गांव मेरे तू चल, तेरे शहर में क्या धरा है, वहाँ बोली में है शहद, यहाँ बोतलों में भरा है। प्रिय गांव मेरे तू चल। वो बरसात की बात कहता है। आई थी बरसात जो उस दिन तेज हवाओं वाली, आंगन में ही छूट गए थे लोटा चिमटा थाली। दौड़ के तुमने बड़े चाव से रखा था जो छत पर, दिन भर झूम के बरसा फिर भी तेरा बर्तन खाली। मेरा सीढ़ीदार कुआं वहाँ आके मुंह तक भरा है। प्रिय गांव मेरे तू चल। अब इसमें एक वो भी था कि मेरे शहर और तेरे गांव की बरसात। आई थी बरसात जो उस दिन तेज हवाओं वाली, आंगन में ही छूट गए थे लोटा चिमटा थाली। दौड़ के तुमने बड़े चाव से रखा था जो छत पर, दिन भर झूम के बरसा फिर भी तेरा बर्तन खाली। मेरा सीढ़ीदार कुआं आके मुंह तक भरा है। प्रिय गांव मेरे तू चल तेरे। अब शहर की हरियाली और गांव की हरियाली की बात करता हूँ। ना भोरे ना पवन झकोरे ना तितली ही आती, गमलों में तू फूल खिलाए कैसा सावन लाती। ना भोरे ना पवन झकोरे ना तितली ही आती, गमलों में तू फूल खिलाए कैसा सावन लाती। तेरी नरम मुलायम मिट्टी हो न सकी उपजाऊ, गांव के मंदिर पीपल फूटा छेद दीवार की छाती। जहाँ बंधती है मेरी गाय वो ऊँट तक भी हरा है। प्रिय गांव मेरे तू चल, तेरे शहर में क्या धरा है। अब गांव की लड़कियां प्रेम किस तरह करती है, शहर की लड़कियां प्रेम किस तरह करती है, इसमें मैंने उसको बताया है। वो पीपल पत्थर पूजे मांगे अच्छे वर की मनौती, भोली लड़कियां देवलोक को दे देती है चुनौती। तू है ढूंढती प्रेम वेदना वैलेंटाइन डे में, वो है मानती भाग रंग को अपनी प्रेम बपोती। उनके विश्वास का सोना, उनके विश्वास का सोना, चल देख कितना खरा है। प्रिय गांव मेरे तू चल, तेरे शहर। अब शहरों में सुंदरता को सिद्ध करने के लिए जो प्रतियोगिता होती है, और गांव में साधारण सी सुंदरता को कितनी खूबसूरत सी है, इस छंद में मैंने कहने की कोशिश की थी। सौंदर्य प्रतियोगिता। लज्जा जिसकी जितनी ज्यादा की जाए, वो ही सुंदरी उतनी ज्यादा अंकों आंकी जाए। लिपे पुते मुखड़ों पे लिपे नकली वो मुस्काने, चाल का असली ठुमका भूली आकी बाकी जाए। मेरे गांव में कंडे बीनती, मेरे गांव में कंडे बीनती एक सांवली अप्सरा है। प्रिय गांव मेरे तू चल, तेरे
शहर में क्या रखा रहा है। उसके आगे शहरों में जो बैठे बिठाई की बीमारियां, गोली तरह तरह की नीली पीली काली खाए, रोग है गोरी कैसा तुझको मुझे समझ ना आए, नाचे चीखे कूदे कापे लगे भले ही भद्दे, भूत बाऊजी चिमटा पीटे रोग हिरण हो जाए तुझे, सुख में भी नहीं चैन वहां दर्द भी मसखरा है प्रिय, गाँव मेरे तू चल। इसकी आखिरी पंक्तियां थी, दादी का तू नुस्खा ले ले व्यर्थ दवा अंग्रेजी, पाक बबूत जो मेरी माँ ने बड़े प्यार से भेजी, बैठो बिठाए शहर में तेरे कब्ज अपच बेचैनी, थकन घुटन सर दर्द आपुरा रक्तचाप में तेजी, वहाँ नेह में घुली, वहाँ नेह में घुली, यहाँ देह में शर्करा है प्रिय, गाँव मेरे तू चल, तेरे शहर में क्या धरा है। बहुत बढ़िया रमेश जी, आज का संवाद आपके साथ बहुत अच्छा रहा और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके पुराने गीतों को हमने सुना, लेकिन आज 2024 चल रहा, अभी कोई नया गीत लिखा है या कोई नई ताजा रचना आप हमारे ऑडियंस को सुनाना चाहें तो मजा आ जाएगा। तो सावन पर मैंने गीत लिखा है जो इन दिनों में सुनाने लगा हूँ। गीत तो बहुत नया तो नहीं है लेकिन सुनाने लगा हूँ तो नए जैसा। नया जैसा हो गया। हाँ, तो सावन के सबके अपने दृष्टिकोण होते हैं, अमीर आदमी का सावन अलग होता है हर आदमी का, तो मैंने इसमें मेरा सावन करके, क्योंकि मेरा सावन कैसा है वो गीत में आजकल सुनाने लगा हूँ, सराहना भी मिली है उसे, तो मैं उसके दो एक अंश में आपको दो एक संदूसरे सुना देता हूँ। ठंडी हवाएं सौंधी खुशबू लाता है तेरा सावन, कभी मेरा सावन देखना, ठंडी हवाएं सौंधी खुशबू लाता है तेरा सावन, कभी मेरा सावन देखना, कांच की खिड़की से बूंदों का देखने वाले नर्तन, कभी मेरा सावन देखना, ठंडी हवाएं सौंधी खुशबू लाता है तेरा सावन, कभी मेरा सावन देखना। एक दृश्य देखा इसमें, वानर ने कबेलू तोड़ दिए, सावन टूटी छत से टपका, कहीं रखी कटोरी थाल, कहीं कहीं बूंदे झेल रहा मटका, वानर ने कबेलू तोड़ दिए, सावन टूटी छत से टपका, कहीं रखी कटोरी थाल, कहीं कहीं बूंदे झेल रहा मटका, गीला चूल्हा सीली लकड़ी, गीला चूल्हा सीली लकड़ी, फूकनी फूके खांसी आंसू, धुएं पे रख कर तेल कड़ाही, घोरते हैं हम बेसन, कभी मेरा सावन देखना। क्या बात है। हवाएं सौंधी खुशबू लाता है तेरा सावन, कभी मेरा सावन देखना। ये एक दृश्य तो ये था, एक दृश्य और देखे आप, बरसात हुई और बल्ब बुझा, बिजली ही नहीं है तारों में, बेमेल हुआ यूं जोड़ कोई, फिरता है करंट दीवारों में, बरसात हुई और बल्ब बुझा, बिजली ही नहीं है तारों में, बेमेल हुआ यूं जोड़ कोई, फिरता है करंट दीवारों में, चिमनी की लो धुंधला उजाला,
चिमनी की लो धुंधला उजाला, छोटे बच्चे लंबे साए, फटा हुआ तिरपाल अकेला, ओढ़न और बिछावन, कभी मेरा सावन देखना, ठंडी हवाएं सौंधी खुशबू, लाता है मेरा, लाता है तेरा सावन, कभी मेरा सावन देखना। रमेश जी बहुत खूब मजा आ गया, गदगद हो गया हूँ आज तो मैं। रमेश जी आपके साथ आज का शो बहुत बढ़िया रहा। हमारे शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मनोज मक्खन टॉक शो पहली बार आया। सारी इस कार्यक्रम में तो हम आमने सामने बात कर ही रहे हैं, इसके अलावा हमारी जो बातें हुई है इनका लक्ष्य बहुत साफ सुथरा है, लोगों तक पहुंचने का है। जिस तरह मैं आपके सामने हूँ उस तरह से कई लोगों को चुनकर ये आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप इन्हें लगातार देखिए, बराबर देखिए, और जब आपको कुछ लगे तो आपका ये अधिकार भी है कि इन्हें सलाह दीजिए। कुछ कमी लगे तो बताइए, कुछ बेहतर लगे तो सराहना कीजिए। आपका सहयोग, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार मनोज मक्खन टॉक शो को दूर तक ले जाए, मेरी यही प्रार्थना है। तो ये थे रमेश शर्मा जी चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनाए। मैं तो आज बहुत गदगद हो गया हूँ। अभी तो चलते हैं, फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं आपके अपने टॉक शो में, जिसका नाम है मनोज मक्खन द टॉक शो। द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो।